हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीजीआई MER संगरूर पंजाब का नर्सिंग ऑफिसर का सॉल्व पेपर। ठीक है, मेमोरी बेस्ड पेपर है, तो आज हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनीमा क्लाइंट रिपोर्ट्स हैविंग इंटेस्टाइनल क्रैम्प, व्हाट शुड द नर्स डू। अगर पेशेंट बोलता है कि उसे क्या हो रहा है, इंटेस्टाइनल क्रैम्प हो रहे हैं, किस टाइम पे, एनीमा एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे एनीमा चल रहा है और साथ में उसके पेट में क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो नर्स क्या करेगी, डिसकंटिन्यू द प्रोसीजर, इंस्टिल द फ्लूइड एट स्लोअर रेट, लोअर द हाइट ऑफ द कंटेनर, या फिर स्टॉप द फ्लूइड अंटिल द क्रैम्प सबसाइड। तो देखो, अगर पेशेंट को क्रैम्प हो रहा है तो आपको सबसे पहले एक ही काम करना है, और वो काम है आपका स्टॉप द फ्लूइड अंटिल द क्रैम्प्स सबसाइड। ठीक है, आपको फ्लूइड को स्टॉप कर देना है जब तक उसके क्रैम्प्स ठीक नहीं हो जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, पेशेंट वॉज इन ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट एंड सस्टेन अ हेड इंजरी फॉलोइंग एडमिशन टू द हॉस्पिटल एंड डायग्नोसिस ऑफ इंक्रीज ICP वॉज मेड, विच वुड बी अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन। तो एक पेशेंट है जिसका क्या हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है और उसकी वजह से उसे क्या आ गई है, हेड इंजरी आ गई है। एडमिशन के टाइम पे डायग्नोसिस में देखा गया कि उसका ICP जो है वो बढ़ा हुआ है। अब ICP बढ़ा हुआ है तो नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा। ठीक है, हमें इसके रिगार्डिंग बताना है कि इंक्रीज ICP है, तो आप बताओ कि अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा। आप क्या करोगे, एलिवेट कर दोगे हेड ऑफ द बेड 15 to 30 डिग्री, यानी कि हेड इंक्रीज कर दोगे। उसके बाद कंट्रोल कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग, या फिर प्रोवाइड क्वाइट इन्वायरमेंट, या फिर इंकरेज फ्लूइड इनटेक। तो देखो, इंक्रीज ICP के केस में सबसे पहला जो आपका नर्सिंग इंटरवेंशन होगा वो होगा आपका एलिवेट द हेड ऑफ बेड 13 to 50 डिग्री। 15 से 30 डिग्री तक आपको उस जो हेड ऑफ बेड है उसको एलिवेट करना है। ठीक है, तो पेशेंट कुछ इस पोजीशन में आ जाएगा। उसके बाद प्लेस द क्लाइंट इन लो फाउलर पोजीशन, इसी को हम लो फाउलर पोजीशन भी कहते हैं, ताकि टू प्रिवेंट फर्दर इंक्रीज ICP। इससे क्या होगा, फर्दर ICP इंक्रीज नहीं होगा। हाउएवर अवॉइड कफिंग, आपको कफिंग अवॉइड करनी है। ठीक है, तो ये तो मना ही कर देंगे। साथ में ब्राइट और क्वाइट इन्वायरमेंट होना चाहिए। साथ में प्रोवाइड करना है नेसेसरी जो भी इंटरवेंशन होगा लेटर ऑन। ठीक है, अकॉर्डिंगली कंडीशन के पेशेंट के हम इंटरवेंशंस देते हैं। तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी होगी वो होती है हमारी पोजीशन, जो कि हमने किया है उस बेड को एलिवेट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन इज़ रिक्वायर्ड फॉर। प्रोटीन की ज़रूरत किस लिए होती है, वेट रिडक्शन के लिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम के लिए, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टिश्यू, या फिर सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन। तो देखो, जो प्रोटीन होता है उसकी नीड होती है फॉर मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टिश्यू। जो देखो, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जो जिम वाले लोग होते हैं वो एक्स्ट्रा प्रोटीन लेते हैं ताकि उनकी मसल की ग्रोथ बनी रहे। ठीक है, तो प्रोटीन किस लिए रिक्वायर्ड होता है, फॉर मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टिश्यू। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर एज एन इंडिकेशन फॉर एडमिनिस्ट्रिंग सीरम एल्बुमिन। अगर आप किसी पेशेंट को एल्बुमिन चढ़ा रहे हो तो क्यों, मतलब इंडिकेशन क्या है एल्बुमिन देने का, कि अब आपको पता है कि अब आपको एल्बुमिन देना है। सो ऑप्शन इज फॉर्मेशन ऑफ WBC, मेंटेन ऑफ ऑनकोटिक प्रेशर, फॉर्मेशन ऑफ RBC, या फिर क्लॉटिंग फैक्टर के लिए। तो देखो, आप एल्बुमिन एडमिनिस्टर करते हो ताकि आप क्या कर सको, ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन कर सको। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हम देते हैं एल्बुमिन। नेक्स्ट इज पोस्टपार्टम नर्स है, जो कि क्या कर रही है, टेकिंग वाइटल साइंस ऑफ वुमेन की वाइटल साइंस ले रही है। हु डिलीवर्ड अ हेल्दी न्यूबॉर्न इन्फेंट 4 hours ago, जिसने अभी 4 घंटे पहले ही क्या किया है, एक हेल्दी न्यूबॉर्न को डिलीवर किया है। द नर्स नोट्स द मदर टेम्परेचर इज 100.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। नर्स ने क्या नोट किया है कि जो मदर का टेम्परेचर है वो 100.2 डिग्री फ़ारेनहाइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट हमें इंटरवेंशन बताना है। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन क्या होगा इस टाइम पे, रीटेक द टेम्परेचर इन 15 मिनट, वापस से 15 मिनट बाद चेक करो, नोटिफाई द फिजिशियन, डॉक्यूमेंट कर दो फाइंडिंग, या फिर इंक्रीज हाइड्रेशन बाय इनकरेजिंग ओरल फ्लूइड्स। तो देखो, अगर 24 hours डिलीवरी के अंदर अंदर मदर को फीवरिश लग रहा है तो आपका सबसे पहला प्रायोरिटी क्या होगा, इंक्रीज द हाइड्रेशन बाय इनकरेजिंग ओरल फ्लूइड्स। आप क्या करोगे, उस मदर को ओरल फ्लूइड्स
एडमिनिस्टर करोगे, ठीक है। अगर मान लो डिलीवर हुआ है 3 दिन पहले बच्चा डिलीवर हुआ है, उसके बाद फीवर आ रहा है, तब फिर सोचने वाली बात है। उसके बाद हम ये इंटरवेंशन नहीं लेंगे, उसके बाद हम डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे और बहुत सारी चीज़ें होंगी उस टाइम पे। बट यहाँ पे क्या है, बच्चा अभी 4 घंटे पहले डिलीवर हुआ है, तो हमारा जो अप्रोप्रिएट एक्शन होगा, नोटिफाई फिजिशियन नहीं होगा, वो होगा इंक्रीज हाइड्रेशन, क्योंकि पानी की कमी की वजह से भी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन इज़ टू इंक्रीज हाइड्रेशन बाय इंक्रीजिंग ओरल फ्लूइड्स विच शुड ब्रिंग टेम्परेचर टू नॉर्मल रीडिंग, जिसकी वजह से उसका जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। ऑल्थो द नर्स वुड डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग, द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन वुड बी टू इंक्रीज द हाइड्रेशन, ठीक है। द मदर्स टेम्परेचर मे बी टेकन एवरी 4 आवर, हर 4 घंटे में माता का क्या करना है, टेम्परेचर लेना है, वाइल शी इज़ अवेक, जब वो जग रही होगी। एंड टेम्परेचर अप टू 100.4 यानी 38 डिग्री सेल्सियस तक है अगर फर्स्ट 24 आवर में है आफ्टर बर्थ, तो ये डिहाइड्रेटिंग इफेक्ट ऑफ लेबर की वजह से होता है, ठीक है। अगर 24 घंटे के अंदर अंदर मतलब आ रहा है, देन इट्स ओके, आप उसको क्या कर दोगे, फ्लूइड्स चढ़ा दोगे, ओरल फ्लूइड्स। एंड अगर उसके बाद आता है फिर हमें इंटरवेंशन लेने की नीड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि नर्स इज असेसिंग द कास्टेड एक्सट्रीमिटी ऑफ क्लाइंट, ठीक है। अब एक पेशेंट है जिसका कास्ट लगा हुआ है एक्सट्रीमिटी पे, उसको एसेस कर रही है। विच साइन इज इंडिकेटिव ऑफ इन्फेक्शन, तो कौन सा साइन देखने को मिलेगा इन्फेक्शन का साइन, हमें इन्फेक्शन का साइन बताना है। तो डिपेंडेंट एडिमा होगा, डिमिनिश डिस्टल पल्स होगा, प्रेजेंस ऑफ हॉट स्पॉट ऑन कास्ट, या फिर कूलनेस एंड पैलर ऑफ एक्सट्रीमिटी। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा प्रेजेंस ऑफ हॉट स्पॉट ऑन द कास्ट। अगर हॉट स्पॉट ऑन द कास्ट देखने को मिल रहा है देन क्या है, उसको इन्फेक्शन हो रहा है। जो क्लिनिकल फीचर होते हैं इन्फेक्शन के, उसमें आपको ऑर्डर देखने को मिलेगा, पुरुलेंट ड्रेनेज देखने को मिलेगा, कास्ट से ही क्या आपको एक ड्रेनेज देखने को मिलेगा, मतलब इन्फेक्शन हो गया है। और अगर हॉट स्पॉट प्रेजेंट है तो वो भी इन्फेक्शन का साइन होता है। साथ में जब आप टच करोगे तो वो कूल नहीं वार्म फील होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज पेशेंट सो साइन ऑफ हॉट स्पॉट, अभी हमने बताया था हॉट स्पॉट किसका साइन है, इन्फेक्शन का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली साइन ऑफ इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसमें यही पूछा है कि जो साइन है हॉट स्पॉट किसका इंडिकेटर है, साइन ऑफ इन्फेक्शन का इंडिकेटर है। नेक्स्ट इज एक्सेसिवली हाई हार्ट रेट, यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ट रेट इंक्रीज्ड है, 170 से भी ज़्यादा है, ठीक है। 170 से ज़्यादा है तो किस वजह से है, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, प्रीलोड या फिर आफ्टर लोड। सो द राइट आंसर इज बी, यानी कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हुआ है जिसकी वजह से हार्ट रेट क्या है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो एक्सेसिवली हाई हार्ट रेट कैन रिड्यूस द कार्डियक आउटपुट, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर हार्ट रेट होगा तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, आपको डिक्रीज कार्डियक आउटपुट देखने को मिलेगा, या फिर ये कह दो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज है तो हार्ट रेट इंक्रीज देखने को मिलेगा। बिकॉज इट रिड्यूस द टाइम ऑफ वेंट्रिकुलर फिलिंग, क्योंकि ये क्या करता है, वेंट्रिकुलर फिलिंग के टाइम को रिड्यूस करता है, विच रिड्यूस द स्ट्रोक वॉल्यूम, जिसकी वजह से स्ट्रोक का वॉल्यूम भी रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चाइल्ड अंडरगोज हार्ट सर्जरी टू रिपेयर द डिफेक्ट associated with TOF, tetralogy of Fallot. What behavior is essential for nurse to prevent post operative complication? तो ऐसा कौन सा बिहेवियर है नर्स के लिए, मतलब जिससे कि पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट किए जा सकते हैं। तो एक बच्चा है जिसको क्या है, TOF है, और उसका क्या हुआ है, हार्ट की सर्जरी हुआ है, ठीक है, रिपेयर किया गया है उस डिफेक्ट को। तो व्हाट इज़ द बिहेवियर, मतलब क्या नर्स प्रिवेंट करेगी पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए, क्राइंग, कफिंग, स्ट्रेनिंग इट स्टूल, या फिर अननेसेसरी मूवमेंट। सो द राइट आंसर इज़ क्राइंग, बच्चे को रोने नहीं देना है, ठीक है, रोने से प्रिवेंट करना है, क्योंकि उसकी अभी सर्जरी हुई है हार्ट की, स्ट्रेस पड़ेगा उसकी। नेक्स्ट इज़ पेशेंट इज़ टेकिंग OCP विद हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक स्मोकिंग। एक पेशेंट है जिसको क्या है, क्रॉनिक स्मोकिंग की हिस्ट्री है, ये बहुत ज़्यादा सुट्टे मारता था या मारती थी। नाउ कंप्लेनिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और अब वो पेशेंट क्या रिपोर्ट कर रहा है कि उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है विद पेन, यानी कि सांस तो नहीं आ रही है, साथ साथ में क्या है, उसको दर्द भी है। ABG में क्या देखने को मिला है, 7.5 pH है, SpO2 60 है, कम है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी डिक्रीज़ हो रहा है, pH इंक्रीज़ हो रहा है, और HCO3 नॉर्मल है। तो आफ्टर असेसमेंट रिवील्स हिज वाइटल साइंस एंड ब्लड प्रेशर,
इसके बाद वाइटल साइंस और ब्लड प्रेशर देखा गया है, तो हमें देखने को मिला है कि बीपी 140/80 है, ठीक है। पल्स रेट भी बढ़ा हुआ है थोड़ा सा, और रेस्पिरेशन भी बढ़ा हुआ है। तो प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा? तो ऑप्शन इज मैकेनिकल वेंटिलेशन, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोडा बाइकार्बोनेट एंड मॉनिटर फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो देखो जो इसका, एक मिनट, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा तो इस कंडीशन में आपको क्या क्या देखने को मिला है कि रेस्पिरेशन बढ़ा हुआ है, ठीक है। साथ में देखो हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिल रही है कि SpO2 उसका 60 है, यानी SpO2 उसका बहुत कम हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या जाएगी आपकी? ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन की जाएगी। आप ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करोगे। पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। पेशेंट को क्या है यहाँ पर? रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, सांस नहीं ली जा रही है, और SpO2 भी कम है। तो क्या करोगे आप? ऑक्सीजन चढ़ाओगे उसको, ठीक है, ऑक्सीजन दोगे। इन एडिशन उसका पल्स रेट भी बढ़ा है। SpO2 ऑल्सो इंडिकेट टू नीड फॉर ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन। सो द राइट आंसर इज ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल नर्स इज एडमिनिस्ट्रिंग क्लिनजिंग एनीमा। नर्स क्या कर रही है? क्लिनजिंग एनीमा दे रही है एक पेशेंट को। क्लाइंट रिपोर्ट्स एब्डोमिनल क्रैम्पिंग, उसको क्या हो रहा है? पेट में दर्द हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड द नर्स टेक? अभी हमने सिमिलर क्वेश्चन इससे मिलता जुलता ऊपर सॉल्व किया था। तो देखो ऑप्शन क्या दिए हुए हैं। हैव द क्लाइंट होल्ड देयर ब्रेथ ब्रीफली एंड बियर डाउन्स। उसको बोलेंगे कि भैया अपनी थोड़ी सी ब्रेथ को रोको और बियर डाउन करो, या फिर क्लैम्प कर दोगे एनिमा ट्यूबिंग को, या फिर रिमाइंड करोगे क्लाइंट को कि क्रैम्पिंग तो होती है इस टाइम पे, तो बहुत नॉर्मल है ये, या फिर उसको बोलोगे रेज द लेवल ऑफ एनिमा फ्लूइड कंटेनर, या फिर एनिमा के फ्लूइड कंटेनर को और ऊंचा कर दोगे। तो देखो जो इसका सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, विच इज़ क्लैम्प द एनिमा ट्यूब। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन सेम हमने अभी ऊपर किया था, विच इज़ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था आई गेस, जिसमें हम क्या कर रहे थे? फ्लूइड को स्टॉप कर रहे थे, ठीक है। और इस केस में भी हम क्या कर रहे हैं? फ्लूइड को स्टॉप ही कर रहे हैं, ठीक है। उसमें सीधे सीधे वो ऑप्शन दिया था और इसमें क्लैम्प दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएँ तो कंफ्यूज नहीं होने का। आंसर आपका यही है कि आपको पहले फ्लूइड एनीमा को रोकना है जब तक क्रैम्प सबसाइड नहीं हो जाते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11, विच इज़, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया? विच नर्सिंग एक्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्हेन केयरिंग फॉर अ क्लाइंट, ठीक है। विच नर्सिंग एक्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्हेन केयरिंग फॉर अ क्लाइंट आफ्टर कार्डियक कैथेटराइजेशन। इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन बताना है जब आप किसी पेशेंट का जिसको कार्डियक कैथेटराइजेशन है उसकी अगर आप केयर कर रहे हो। उसको बोलोगे प्रोवाइड फॉर रेस्ट, या फिर एडमिनिस्टर फॉर ऑक्सीजन, या फिर चेक पल्स डिस्टल एट इंसर्शन साइट, या फिर असेस द ECG एवरी 15 मिनट। तो कार्डियक कैथेटराइजेशन के बाद आपकी सबसे पहले नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनेगी? जो आपकी सबसे पहले नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी वो है चेक अ पल्स डिस्टल टू द इंसर्शन साइट। जब भी आप कार्डियक कैथेटराइजेशन कर रहे हो, ठीक है, जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्शन है वो यही है कि आपको पल्स चेक करना है, वो भी कौन सा? डिस्टल पल्स चेक करना है, ठीक है। यहाँ पे रेशनली भी दिया है, आफ्टर कार्डियक कैथेटराइजेशन असेस द डिस्टल पल्स फ्रॉम द साइट ऑफ इंसर्शन। जहाँ पे भी आपने कार्डियक कैथेटराइजे किया है, जो भी साइट है जहाँ पे आपने कैथेटर को इंसर्ट किया है, वहाँ से डिस्टल पल्स को आपको एसेस करना है। ऐसा क्यों कर रहे हो? टू एसेस द थ्रोम्बस फॉर्मेशन एंड कॉम्प्रोमाइज ब्लड सप्लाई टू द पेरिफेरल रीजन, कि कहीं इसकी वजह से कोई थ्रोम्बस तो नहीं बन रहा है, या फिर कोई ब्लड सप्लाई पेरिफेरल रीजन में कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो रही है, ठीक है। ये सब चीज़ों को चेक करने के लिए हम डिस्टल पल्स चेक करते हैं कार्डियक कैथेटराइजेशन के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है नर्स इन पोस्टपार्टम यूनिट इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु हैज़ जस्ट डिलीवर्ड द न्यूबॉर्न इन्फेंट फॉलोइंग प्रेगनेंसी विद प्लेसेंटा प्रीविया। एक पोस्टपार्टम यूनिट में नर्स गई है, केयर कर रही है, ठीक है। वहाँ पे एक जस्ट महिला ने अभी एक न्यूबॉर्न को डिलीवर किया है और उसकी हिस्ट्री क्या थी? प्रेगनेंसी विद प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया भी था उसको। नर्स रिव्यूज़ द प्लान ऑफ केयर। नर्स क्या करती है? प्लान ऑफ केयर देखती है एंड प्रिपेयर टू मॉनिटर द क्लाइंट फॉर विच रिस्क एसोसिएटेड विद प्लेसेंटा प्रीविया। अब प्लेसेंटा प्रीविया की वजह से कोई एक रिस्क तो एसोसिएटेड होता है, उसको चेक करेगी, तो वो क्या है बताना है हमें। इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, हेमरेज, क्रॉनिक हाइपरटेंशन, या फिर डिसमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन।
सो द राइट आंसर इज हेमरेज। प्लेसेंटा प्रीविया के केस में सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन है वो है आपका, रिस्क है वो है आपका हेमरेज, ठीक है। मोस्ट कॉमन कंसर्न इन प्लेसेंटा प्रीविया इज हेमरेज बिकॉज द प्लेसेंटा इज इम्प्लांटेड इन लोअर यूट्राइन सेगमेंट, क्योंकि प्लेसेंटा कहाँ पे है, लोअर सेगमेंट यूट्राइन में, ठीक है, which does not contain the same intervening musculature as the fundus of uterus। तो अब पूरा यूट्रस का हर जगह सेम नहीं है, जो फंडस में जो कैपेबिलिटी है वो लोअर में उतना है नहीं, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा, जो नीचे वाली लोअर साइड है वो मोर प्रोन टू ब्लीडिंग होती है कंपेरेटिवली फंडस के। इसीलिए हम क्या चेक करेंगे, किस चीज़ का रिस्क चेक करेंगे अगर प्लेसेंटा प्रीविया है, हेमरेज का, कि कहीं बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है उस महिला को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैलिसाइलिक एसिड इज प्रिस्क्राइब फॉर क्लाइंट डायग्नोसिस ऑफ सोराइसिस। सैलिसाइलिक, ठीक है, सोराइसिस वाले पेशेंट को मतलब किया गया है, मतलब जिसको सोराइसिस है उसको सैलिसाइलिक एसिड प्रिस्क्राइब किया गया है। नर्स मॉनिटर द क्लाइंट नोइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सिस्टमिक टॉक्सिसिटी फ्रॉम दिस मेडिकेशन। अब नर्स अप्लाई तो कर रही है लेकिन उसको पता है कि सिस्टमिक टॉक्सिसिटी इसकी वजह से देखने को मिलती है, तो वो क्या है, वो है हमारा टिनाइटस, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन या डिक्रीज रेस्पिरेशन। सो द राइट आंसर इज टिनाइटस, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है ये, इतना ज़्यादा प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा चुका है, डिफरेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है। सैलिसाइलिक एसिड का कॉम्प्लिकेशन क्या है, टॉक्सिसिटी, मतलब क्या देखने को मिलता है, टिनाइटस देखने को मिलता है, रिंगिंग इन ईयर, ठीक है, कान में घंटियाँ बज रही हैं, उसे टिनाइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट, सैलिसाइलिक एसिड एब्जॉर्ब रीडली थ्रू द स्किन, सिस्टमिक टॉक्सिसिटी सैलिसाइलिज्म भी कहते हैं। एंड अर्ली साइन जो है सैलिसाइलिक टॉक्सिसिटी का वो है नोजिया, वोमिटिंग, डायफोरेसिस, टिनाइटस, वर्टिगो, डिजीनेस, ठीक है, हाइपर वेंटिलेशन, टैकीकार्डिया एंड हाइपर एक्टिविटी, ये सब देखने को मिलता है। और लेट साइन में आ जाएगा आपका एजिटेशन, डिलीरियम, हेलुसिनेशन, कन्वर्जन, लिथार्जी, स्टूपर, ब्लीडिंग में आकर, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन, डायरिया सैलिसाइलिज्म से मतलब एसोसिएट नहीं होता है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें बोला गया है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ नियोमाइसिन। नियोमाइसिन का पर्पस बताना है, एडमिनिस्ट्रेशन बिफोर द सर्जरी, यानी सर्जरी से के होने से पहले हम इसको क्यों एडमिनिस्टर करते हैं सर्जरी से पहले। तो प्रिवेंट पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन, डिक्रीज बैक्टीरियल ग्रोथ इन प्री ऑपरेटिव पीरियड, प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन या फिर प्रिवेंट गैस फॉर्मेशन। तो नियोमाइसिन का देखो इन्फेक्शन से रिलेशन तो है, अब ये है कि कब मतलब करते हो, क्यों कर रहे हो मतलब, तो इसका जो पर्पस है वो है आपका प्रिवेंट पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन। पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन से बचाने के लिए हम उसे पहले ही नियोमाइसिन दे देते हैं, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं, कोई लेना देना नहीं है एक दूसरे से। बहुत इजी क्वेश्चन है, नॉर्मल CVP रेंज बताना है। तो नॉर्मल CVP रेंज कितना होता है, इट इज़ 5 to 10 सेंटीमीटर H2O। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ये आपसे सफदरजंग BMMC में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या पूछा था, सेंट्रल वेनस इज प्रेशर, जो CVP है वो कहाँ का प्रेशर होता है, राइट आर्ट्रियम का होता है, ठीक है, ये याद रखना। अब राइट आर्ट्रियम का प्रेशर देखते हो, और नॉर्मल CVP कितना होता है 5 to 10 H2O। और अगर Hg की बात कर रहे हैं, mm ऑफ Hg की बात कर रहे हैं, देन हमारा होगा 2 to 6 होगा। नेक्स्ट इज मोस्ट पोटेंशियली डेंजरस कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रॉनिक पेरिटोनियल डायलिसिस। कॉम्प्लिकेशन बताना है क्रॉनिक पेरिटोनियल डायलिसिस का, कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलेगा, पेरिटोनाइटिस देखने को मैं, एब्डोमिनल पेन या फिर एक मिनट मसल क्रैम्प्स या फिर डिस्निया। तो देखो जो इसका सही आंसर है वो है हमारा पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस यानी कि पेरिटोनियल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, देखने को मिलता है, जो कि पेरिटोनियल डायलिसिस की वजह से होता है, और ये क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। वन ऑफ द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस इज इन्फेक्शन which can develop in skin around the catheter or inside the abdominal cavity is called peritonitis. Next question is auditory area located in which lobe of brain. ऑडिटरी एरिया किस लोब ऑफ ब्रेन में लोकेटेड होता है, यानी सुनने की शक्ति आपको कौन सा लोब दे रहा है, फ्रंटल, प्राइटल, टेम्पोरल या फिर सेरेब्रल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, फ्रंटल लोब के पास क्या है, ऑडिटरी एरिया लोकेटेड होता है ब्रेन में, ठीक है।
सो द राइट आंसर इज फ्रंटल लोब. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द एंटीडोट ऑफ हेपरिन. बहुत ईजी है, बहुत बार आपने पढ़ा होगा, हर एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हो. बट इस हेपरिन का एंटीडोट क्या है? प्रोटामिन सल्फेट. ठीक है. और अगर आपसे पूछ दे विटामिन के किसका एंटीडोट है, तो ये है वारफरिन का. ठीक है, ये रहा इसका आंसर. नेक्स्ट इज अ पेशेंट जो कि है 28 साल का, 28 ईयर ओल्ड एज पेशेंट, 28 ईयर ओल्ड एज पेशेंट. ओके. एडमिटेड इन हॉस्पिटल फॉर सस्पेक्टेड ब्रेन ट्यूमर. उसको क्या है? ब्रेन ट्यूमर सस्पेक्ट किया गया है. वाइल असेसिंग द पेशेंट द नर्स वुड कीप इन माइंड दैट द मोस्ट रिलायबल इंडेक्स ऑफ सेरेब्रल स्टेटस इज. हमें पूरे क्वेश्चन में सब छोड़ के फोकस किस पे करना है? मोस्ट रिलायबल इंडेक्स ऑफ सेरेब्रल स्टेटस बताना है हमें. ठीक है, मोस्ट रिलायबल. ऑप्शन इज प्यूपिल रिस्पॉन्स, डीप टेंडन रिफ्लेक्स, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस या फिर मसल स्ट्रेंथ. तो कहीं भी आपसे पूछ ले तो इसका आंसर LOC ही जाएगा, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस मोस्ट रिलायबल इंडेक्स है सेरेब्रल स्टेटस का. ठीक है, बाकी सब ऐसे ही हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है COPD का पेशेंट है, सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया हो रहा है, मे डेवलप ड्यू टू. अब पॉलीसाइथीमिया आपको क्यों देखने को मिल रहा है, किस वजह से हो सकता है? ऑप्शन इज थ्रोम्बोसिस कंडीशन, ब्लीडिंग, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या फिर न्यूट्रोपिनिया. तो देखो, जो सेकेंडरी हमारा पॉलीसाइथीमिया होता है वो होता है थ्रोम्बोसिस कंडीशन की वजह से. ठीक है, इसमें क्या होता है? बेसिकली क्रॉनिक हाइपोक्सीमिया की वजह से ये देखने को मिलता है. विच ट्रिगर इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन बाय किडनी. जिसकी वजह से देखो हाइपोक्सीमिया हुआ, जिसकी वजह से किडनी क्या करेगी? एरिथ्रोपोइटिन का प्रोडक्शन इंक्रीज कर देगी और ब्लड का लेवल इंक्रीज होते ही चला जाएगा. ठीक है, RBC का. एंड द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया इंक्लूड ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ओबेसिटी, हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम एंड COPD. तो मोस्ट कॉमन कॉज जो है सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया, मतलब आपको किस किस में देखने को मिलेगा सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया? तो वो देखने को मिलेगा आपको स्लीप एपनीमिया यानी OSA, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में, और ओबेसिटी, हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम में, और साथ में COPD में. इन तीनों ही कंडीशन में आपको सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया देखने को मिलता है. What is the nurse's priority intervention when preparing for admission of client with acute laryngotracheobronchitis? तो पेशेंट को क्या है? एक्यूट laryngotracheobronchitis है बच्चे को. तो नर्स की पहली प्रायोरिटी इंटरवेंशन बताना है कि क्या होगा. ठीक है, पैट द साइड रेल्स ऑफ द क्रिब, अरेंज द क्वाइट कूल रूम, प्लेस द ट्रेकेओस्टोमी सेट एट द बेड साइड, या फिर ऑब्टेन अ रिक्लाइनर so that the parent can stay. So the right answer is option C, which is place the tracheostomy set at the bedside. जब भी acute laryngotracheobronchitis की बात कर रहे हैं वहाँ पे हम क्या करते हैं? एक ट्रेकेस्टोमी सेट बेड साइड हमेशा रखेंगे. ठीक है, प्रायोरिटी क्या है हमारी? पेटेंट एयरवे है, एयरवे को मेंटेन करना है. तो एयरवे आपका किस में मेंटेन हो रहा है? इसी में हो रहा है. बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं. प्राइमरी क्या है आपका? एयरवे. तो एयरवे को मेंटेन करोगे, इक्विपमेंट उसके लिए नीड होंगे. तो पेटेंट एयरवे मस्ट बी इमीडिएटली अवेलेबल, यानी जब भी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे आपको लगेगा कि एयरवे को मेंटेन करना है तो आपके पास में ट्रेकेस्टोमी सेट होना चाहिए और तुरंत आप क्या कर दोगे? इसका ट्रेकेस्टोमी कर दोगे. ठीक है, ऑल अदर ऑप्शन नेसेसरी हैं, लेकिन इस केस में सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया है? प्रायोरिटी पूछा गया है. तो प्रायोरिटी हमेशा हम एयरवे को देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है nature alone cures. What nursing has to do is to put the patient in the best condition for the nature to act upon him. This statement is given by. तो ये स्टेटमेंट किसने दी थी? ये नेचर वाली जो भी थ्योरी थी ये दी थी हमारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने. ठीक है, नेचर अलोन क्योर्स. HCG सिक्रेटेड बाय. HCG कौन सिक्रेट करता है? फीटल सैक, एमनियोटिक फ्लूइड, ट्रोपोब्लास्ट या फिर यूट्रस. तो देखो HCG जो होता है हमारा सेंसिटिव ट्रोपोब्लास्ट सिक्रेट करता है. ठीक है, सो द राइट आंसर इज ट्रोपोब्लास्ट. देखो यहाँ पे मेंशन है ना, सेंसिटिव ट्रोपोब्लास्ट सेल जो है प्लासेंटा की, वो क्या करती है? HCG को सिक्रेट करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्रेग्नेंट वुमेन स्टार्ट IFA टैबलेट. आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट है बेसिकली. तो आयरन और फॉलिक एसिड टैबलेट कब से स्टार्ट करेगी प्रेग्नेंट महिला? एक थर्ड ट्राइमेस्टर में, सेकेंड ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट में, या फिर बिफोर द कंसेप्शन.
तो देखो अगर आपसे अकेला फॉलिक एसिड पूछा गया होता देन आप बोल सकते थे बिफोर कंसेप्शन, ताकि एनटीडी को बचाया जा सके, बट आपसे कंबाइंड पूछा है, आयरन फॉलिक एसिड पूछा है, तो ये होगा आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर से स्टार्ट करेगी महिला, ठीक है। और ये अनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो प्रोफाइल एक्सेस आप कितना देते हो, 60 mg आयरन और 500 mcg फॉलिक एसिड देते हो। फॉर प्रिवेंशन ऑफ एनीमिया कैन बी टेकन एवरी फॉर 180 डेज। 180 डेज़ के लिए लिया जाता है फॉर्म आफ्टर 12 वीक्स, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद से 180 डेज़ तक लेते हैं। एडिशनली 180 डेज इन पोस्टपार्टम, उसके बाद एडिशनली 180 डेज ऑफ पोस्टपार्टम में भी, बच्चा डिलीवर होने के बाद भी लोगे आयरन फॉलिक एसिड के सप्लीमेंटेशन। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।